सो अपने को स्टार्ट करना है चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ठीक। जब भी देखिए बायो में बच्चों एक आदत डालें कि आप कहीं कोई भी टर्म अगर पढ़ रहे हैं तो उस टर्म का मतलब जानने की कोशिश करें कि ये शब्द क्यों कहा गया है। अगर आपको मतलब समझ में आ जाएगा तो आपको कई सारे वर्ड खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो आपने को एक तो मतलब समझने की कोशिश करनी है। दूसरा है कि बायो में क्योंकि एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ते टाइम एक एक वर्ड पे बहुत अच्छे से ध्यान देना भी जरूरी है। तो अपने को जो चैप्टर पढ़ना है इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। क्या सारे बच्चों को लास्ट तक विजिबल है? देखिए यहां पे एक वर्ड आया ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? संगठन। कि बना कैसे। ठीक। फिर क्या आया? स्ट्रक्चर। कौन कैसे बना है? स्ट्रक्चर किसके अंदर? एनिमल्स में। तो हमें यह समझना है कि जो एनिमल्स हैं इन एनिमल्स के अंदर बॉडी बनती कैसे है या एनिमल्स की अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे होता है। ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है इसको अगर अपन समझें कि ऑर्गेनाइजेशन से यहां मतलब क्या है तो हम जानते हैं कि सेल को अपन जो है लिविंग बीइंग की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। ठीक। तो सबसे बेसिक चीज क्या हो गई? सेल। जब कई सारी सेल्स मिली तो सेल्स के मिलने से फॉर्मेशन किसका हुआ? ऑर्गेनिज्म का। हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म बने। तो आखिर सेल्स के मिलने से ऑर्गेनिज्म बने कैसे हैं वो चीज अपने को समझनी है। 11th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 है। लगभग एनसीईआरटी में पेज नंबर 100 के आसपास ये है। तो यहां इस चैप्टर के अंदर जो बात कही जा रही है उसमें सबसे पहले तो कहा कि जब मैं बात करता हूं एनिमल्स के बारे में। अब देखिए पहली बात आती है कि एनिमल्स आखिर होते क्या है, किसको एनिमल कहा जाता है। तो बच्चों अपने को पता है कि सबसे बेसिक जो क्लासिफिकेशन दिया गया उसके अंदर सारे ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप के अंदर या दो किंगडम के अंदर डिवाइड किया। जब मैं ऑर्गेनिज्म शब्द का प्रयोग करता हूं तो मेरा मतलब है जितने भी लिविंग बीइंग है यानी कि जो कोई भी जिंदा है वो सारे क्या है? ऑर्गेनिज्म है। इनको मैंने कहा कि दो किंगडम में डिवाइड किया। एक किंगडम को नाम मिला प्लांटी और दूसरे को नाम दिया गया एनिमेलिया। प्लांटी के अंदर हमने उनको रखा जो कि ऑटोट्रोफ थे, खुद अपने लिए खाना बना लेते थे। जबकि एनिमेलिया में हमने उन्हें रखा जो हेट्रोट्रोफ थे यानी कि अपने लिए खाना नहीं बना पाते थे। तो हमने पहले क्या किया कि सारे ऑर्गेनिज्म को कितने किंगडम में डिवाइड किया? दो। पहले का नाम, दूसरा। प्लांटी के अंदर किसको रखा? ऑटोट्रोफ। एनिमेलिया के अंदर रखा हेट्रोट्रोफ को। बाद में चल के ये क्लासिफिकेशन हमको लगने लगा कि यार इनकम्प्लीट है, बहुत छोटा सा बहुत बेसिक सा क्लासिफिकेशन है, हम ठीक से काम नहीं कर पा रहे। तो हमने कहा कि साहब हम एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लेकर के आते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था R.H. विटेकर। साइंटिस्ट का नाम क्या था? R.H. विटेकर। तो R.H. विटेकर साहब एक क्लासिफिकेशन लेकर के आए जिसको हम बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो विटेकर साहब ने कहा कि केवल दो में डिवाइड नहीं करते। विटेकर साहब ने कहा कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं इन सारे लिविंग बीइंग को हम डिवाइड करेंगे 5 किंगडम्स के अंदर। तो इन्होंने बच्चों कितने किंगडम में डिवाइड कराया? 5। अब ये जो 5 किंगडम में इन्होंने क्लासिफाई कराया तो ये 5 किंगडम कौन कौन से हैं इनको अगर अपन देखते हैं कि ये 5 किंगडम्स कौन कौन से हैं तो पहले को नाम मिला मोनेरा। ठीक। मोनेरा के अंदर अपन ने रखा प्रोकैरियोट्स को। दूसरे को नाम मिला प्रोटिस्टा। यूकैरियोट और यूनिसेलुलर हो उसको रखा कहां पे? प्रोटिस्टा के अंदर। फिर रखा फंजाई। मल्टी सेलुलर हो सेप्रोट्रोफ। सेप्रोट्रोफ का मतलब है जो सड़ गल रही चीजें हैं उनसे अपने लिए न्यूट्रिशन एक्वायर करता है तो हम सेप्रोट्रोफ कहते हैं। फिर अगला रखा प्लांटी। मल्टी सेलुलर हो ऑटोट्रोफ हो उसको प्लांटी के अंदर रखा। और फिर रखा एनिमेलिया। तो एनिमेलिया के अंदर रखा कि मल्टी सेलुलर हो और हेट्रोट्रोफ हो
तो उसको कहां रख दिया हमने, एनिमेलिया के अंदर। यानी कि आज हम जो क्लासिफिकेशन मानते हैं उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से तो जितने भी एनिमल्स होते हैं ये सारे के सारे एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं, और सारे के सारे एनिमल न केवल मल्टी सेलुलर हैं बल्कि हेटेरोट्रोफ भी होते हैं। वहीं पर पहले के टू किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम देखें तो हमने किंगडम एनिमेलिया के अंदर उन एनिमल्स को या उन ऑर्गेनिज्म को रखा था जो कि हेटेरोट्रोफ हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो। तो एनसीईआरटी पहली बार में यहां जब एनिमल्स लिख रही है तो ये एनिमल्स लिखा जा रहा है अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये हमने किसके लिखा है बेटा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने लिखा, जहां टू किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने कहा कि जितने भी एनिमल्स हैं ये एनिमल्स हो सकते हैं। पहला, दे कैन बी यूनिसेलुलर, तो ये कैसे हो सकते हैं, यूनी सेल्यूलर हो सकते हैं। और दूसरी तरफ दे कैन बी मल्टी सेलुलर, तो ये मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। तो एनिमल्स कितने टाइप के हो सकते हैं बेटा, दो। एक कौन हुआ, यूनिसेलुलर, और दूसरा कौन हुआ, मल्टी सेलुलर। ध्यान रखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये बात गलत है, पर टू किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से बात सही है। तो एनिमल्स कितने तरीके के हुए, यूनी और मल्टी सेलुलर। यूनी, यूनी मतलब क्या हुआ, एक। सेलुलर यानी कि सेल, जब अगर एनिमल की बॉडी एक सिंगल सेल से मिलकर के बनी हो तो ऐसे एनिमल को आप क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर। वहीं पर अगर एनिमल की बॉडी कई सारी सेल से मिलकर के बनी है तो आप इसे क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो यूनिसेलुलर में अगर एनिमल की बॉडी एक ही सेल से मिलकर के बनी है तो जितने भी बेसिक लाइफ फंक्शंस हैं, बेसिक लाइफ फंक्शन का मतलब हुआ हमारे जिंदा रहने के लिए जितने भी फंक्शंस जरूरी हैं वो सारे फंक्शन वही एक सेल परफॉर्म कर रही होगी। मतलब वही सेल डाइजेशन भी करेगी, वही सेल रेस्पिरेशन भी करेगी, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, जितनी भी एक्टिविटी है वो सारी वही एक सिंगल सेल परफॉर्म कर रही होगी। वहीं पर जब अगर एनिमल मल्टी सेलुलर होगा तो अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग टाइप की सेल्स यहां पर पाई जाएंगी। तो हमने कहा कि यूनिसेलुलर में ऑल बेसिक लाइफ फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। जब अगर सारे बेसिक लाइफ फंक्शन एक सिंगल सेल अगर परफॉर्म कर रही हो तो इस कंडीशन को अपन नाम क्या देते हैं, यूनिसेलुलर कंडीशन ये पाई जाती है। ठीक, तो यूनिसेलुलर में जितने भी फंक्शन है वो सारे फंक्शन एक सिंगल सेल ने परफॉर्म किए। वहीं पर यूनिसेलुलर में एक और चीज आप देखें, अगर मैं यूनिसेलुलर में देखूं तो क्या अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सेल्स हैं, नहीं, यहां पे अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सेल नहीं है। इस चीज को मैं कुछ ऐसे कहूंगा कि यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट है। यहां पर एब्सेंट क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर जिसे हम हिंदी में कहते हैं श्रम विभाजन। ठीक, उसका मतलब हुआ कि काम बांट लेना। जैसे कि अगर हम देखें तो अगर मान लो हम अपने घर में ही देखते हैं तो हमारे घर में खाना बनाना मम्मी का काम है। ठीक, बाहर जाके नौकरी करना पापा का काम है, घर में ऊधम मचाना तुम्हारा काम है। ठीक, सबके अपने काम अलग अलग बटे हुए हैं। वहीं पर अब जैसे आप कोटा आके अकेले जब आप रह रहे हैं तब, या जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे तब क्या होगा कि रूम में आप अकेले रह रहे होंगे। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि जब आप मेडिकल कॉलेज में होंगे तब हो सकता है कि आपको कुछ पैसे कमा के भी लाने पड़े। अगर पैसे की उपलब्धता थोड़ी सी कम है तो रूम पे खाना भी आपको बनाना पड़ सकता है, और बाकी जितना ऊधम करना है वो तो तुम्हारा काम होगा ही। यानी कि क्या वहां डिवीजन ऑफ लेबर रहा, नहीं, कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। कब, जबकि एक सिंगल सेल से मिलकर के ऑर्गेनिज्म बना है। यानी कि हमने कहा कि यहां पर देयर विल बी नो डिवीजन ऑफ लेबर, तो यहां पर कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर यहां पर नहीं है। फिर आपने कहा कि यहां इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं अमीबा। देखो जब एनिमल्स की बात आती है और डायग्राम की बात आती है तो अपने को सबसे सिंपल डायग्राम लगता है अमीबा का। कैसा ही डायग्राम बना दो, अमीबा का डायग्राम कभी गलत होता ही नहीं। ठीक, तुम चाहे गोल बना दो, तिकोना बना दो, कैसे ही बना दो,
अमीबा का डायग्राम हमेशा चलता है कि हाँ साहब ये एकदम सही डायग्राम है, क्योंकि अमीबा का शेप कुछ भी हो सकता है। तो अमीबा जो कि प्रोटोजोआ में आता है और यूनिसेलुलर है, उसके अंदर सारे फंक्शन एक सिंगल सेल परफॉर्म कर रही है, तो आपने कहा कि ये कैसा है, यूनिसेलुलर है, यहां पे कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं। जबकि वही मल्टी सेलुलर में अगर हम देखें तो यहां पर हम कहेंगे कि बॉडी में कई सारी सेल पाई जाएंगी। तो एनिमल की जो बॉडी है इसके अंदर कई सारी सेल्स यहां पर पाई जा रही होंगी। तो बॉडी के अंदर कई सारी अलग अलग सेल्स हैं। अब देखो यहां पे दो अप्रोच हो सकती हैं। पहला तो हर सेल ये कहे कि मैं हर एक काम करूंगी, ठीक, हर एक सेल ये कहे कि मैं हर काम करूंगी, ठीक, यानी कि हर सेल कहे कि मुझे सब डाइजेशन भी करना है, मुझे रेस्पिरेशन भी करना है, मुझे एक्सक्रीशन भी करना है, मुझे जो नर्वस कंट्रोल है वो भी लेकर के आना है, मुझे हार्मोन भी सेक्रेट करते हैं। दूसरा अप्रोच ये हो सकती है कि बॉडी में अलग अलग सेल्स के काम डिवाइड कर दिए जाए। कुछ सेल्स को कहा जाए कि आपको केवल डाइजेशन करना है, कुछ को कहा जाए तुम्हें केवल गैसियस एक्सचेंज करना है, कुछ को कहा जाए कि तुम्हारा काम केवल बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट कराना है, कुछ को कह दिया जाए तुम्हारा काम केवल एक्सक्रीशन है, कुछ सेल्स को कहा जाए कि इन सब पे कंट्रोल रखना तुम्हारा काम है। तो यहां पे एनिमल्स ने फॉलो की दूसरी वाली अप्रोच, यानी कि एनिमल्स के अंदर पाया जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। तो हमने कहा कि मल्टी सेलुलर के केस में डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होगा। तो यहां पर बच्चों डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। तो अपन ने कहा कि डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट। क्या पाया जा रहा है इनके अंदर, डिवीजन ऑफ लेबर यहां पर पाया जाता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो चीज यहां एब्सेंट थी वो वहां पे पाई जा रही है। अब यहां देखिए, जब अगर बॉडी में कई सारी सेल्स हैं तो क्या अलग अलग एनिमल्स के अंदर जो नंबर ऑफ सेल होगा वो बराबर रहेगा या डिफर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं यहां एग्जाम्पल में एक तरफ लेता हूं हाइड्रा, मैंने एक तरफ क्या एग्जाम्पल लिया बेटा, हाइड्रा का, और एक तरफ हम अपना यानी कि ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाइड्रा आप जानते हैं निडेरिया के अंदर या सीलेंट्रेटा में आता है, बहुत छोटा सा एनिमल होता है, डायग्राम देखा होगा ना हाइड्रा का, लंबा लंबा सा होता है, ऊपर ऐसे करके 8 टेंटिकल्स जैसे निकले होते हैं, ठीक, तो उसका नाम क्या होता है, हाइड्रा, बहुत छोटा सा होता है। और हम हैं, क्या हमारे अंदर और हाइड्रा में नंबर ऑफ बराबर होगा, नहीं ना, ज्यादा किस अंदर के हाइड्रा में, हमारे अंदर नंबर ज्यादा। तो हमने यहां पे कहा कि हाइड्रा में पाई जाती हैं थाउजेंड्स ऑफ सेल। तो हाइड्रा के अंदर क्या पाई जा रही है, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स यहां पे पाई जाती हैं। और ह्यूमन के अंदर हमने कहा कि यहां पे जो सेल्स पाई जाती हैं इनका नंबर होगा बिलियंस ऑफ सेल। तो हमारे अंदर जो सेल्स पाई जा रही हैं उनका नंबर कंपैटिबली क्या है, ज्यादा। तो हाइड्रा के अंदर सेल्स का नंबर कंपैटिबली कम, जबकि ह्यूमन के अंदर सेल्स का जो नंबर है वो कंपैटिबली ज्यादा है। अगली बात आती है कि अगर हम इन एनिमल्स के अंदर देखें तो दोनों एनिमल्स में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या बॉडी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो अलग अलग होगी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या हुआ कि बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी जटिल है, उसको अपन क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी कहेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अपन जब फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो फिजिक्स में क्या होगा, अपने को न्यूमेरिकल करने होंगे। न्यूमेरिकल में कुछ न्यूमेरिकल होते हैं जिनके अंदर एक वेरिएबल होता है, यानी कि आपको केवल एक्स पता नहीं था, एक्स आपको निकालना है। कुछ होते हैं जिनके अंदर एक्स और वाई तुमको नहीं पता, एक्स और वाई दोनों निकालने हैं। कुछ होंगे जिनके अंदर एक्स वाई और जेड तुमको नहीं पता, एक्स वाई और जेड निकालने हैं। बताओ ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन कौन सा, एक्स वाई और जेड वाला क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल। तो क्या ये दोनों क्वेश्चन इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बराबर है कि कम ज्यादा है, कम ज्यादा है ना। ऐसे ही हाइड्रा की बॉडी बहुत सिंपल, जबकि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो हम यहां पर कहेंगे कि डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, क्या पाया जा रहा है बेटा, डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी पाई जा रही है इन डिफरेंट एनिमल्स। तो अलग अलग एनिमल्स के अंदर जो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है ये क्या है, यहां पर अलग अलग है। तो अलग अलग एनिमल्स के अंदर जो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिमिलर नहीं है। अलग अलग एनिमल्स के अंदर लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अलग अलग है। तो यहां लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी भी सिमिलर नहीं है।
नंबर ऑफ सेल में भी हमने देखा वेरिएशन है। सबके अंदर कॉमन बात है कि डिवीजन ऑफ लेबर सबके अंदर पाया जाता है और सारे कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। अब अगर मैं बात करता हूं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से, तो आप देखिए जब आप बात करेंगे बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो वास्तव में जो एनिमल्स हैं वो तो ये है ना। अभी के क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वास्तव में एनिमल तो ये हैं। तो यानी कि हमें इनकी बात करनी चाहिए और ज्यादा डिटेल में कि भाई इनकी बॉडी कैसे बनती है, क्या क्या कैरेक्टर्स इनकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो यहां तक की बात एनसीईआरटी ने पहले पैराग्राफ के अंदर करी है। अब इतना अपन लिखेंगे, ठीक, और फिर उसके बाद बढ़ेंगे आगे। अभी आज सब सारे बच्चों के पास तो एनसीईआरटी होगी नहीं, नहीं है ना। तो इसलिए कल से जगदीप सर ने आपको बोल ही दिया होगा ऑलरेडी कि एनसीईआरटी लेके आनी है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई 11th वाली एनसीईआरटी है जो आपको लेकर के आनी है। तो आप एनसीईआरटी लेकर के आएंगे और फिर अपन साथ के साथ एनसीईआरटी पढ़ते भी जाएंगे। तो अभी फटाफट इतना लिखें फिर आगे बढ़ते हैं। क्या इतना लिख लिया अपन ने? लिखो लिखो, तुम आराम से लिखो। आगे बढ़े, ध्यान देंगे। देखिए अब अगर बच्चों हम बात करते हैं अपनी बॉडी के बारे में, तो देखो हमारी जो पूरी बॉडी जो बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर के बनी, ये तो सबसे बड़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। यानी कि अपनी पूरी बॉडी सबसे बड़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या है? तो क्या हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है? बोलो हाँ कि ना। होता है ना। क्या हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है? पढ़ा है ना। क्या सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है? क्या हमारे अंदर मस्कुलर सिस्टम होता है? क्या हमारे अंदर स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है? क्या हमारे अंदर नर्वस सिस्टम होता है? क्या हमारे अंदर एंडोक्राइन सिस्टम है? क्या हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना। यानी कि हमारी बॉडी कई सारे सिस्टम से मिलकर के बनी है। एक हमारी बॉडी, इस हमारी अकेली बॉडी के अंदर ये अलग अलग सिस्टम्स पाए जा रहे हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर कई सारी क्या है, सिस्टम्स है।
ये जो सिस्टम्स हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या कहा जाता है? ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? इट इज एन ऑर्गन सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? ये भी एक ऑर्गन सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी एक ऑर्गन सिस्टम। अब इनमें से हर एक ऑर्गन सिस्टम कई सारे ऑर्गन से मिलकर के बना होता है। तो ऑर्गन सिस्टम बेटा किससे मिलकर के बनता है? ऑर्गन से। जैसे हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, क्या उसके अंदर वन पेयर ऑफ किडनी होती है? आती है ना। किडनी से बाहर कौन आता है? यूरेटर। यूरेटर का नंबर भी कितना होता है? वन पेयर। फिर इसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर जिसका नंबर 1, और फिर इसके बाद यूरेथ्रा का नंबर 1। तो यानी कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा से मिलकर के बना है। तो किडनी अपने आप में क्या हुआ? ऑर्गन। यूरेटर क्या है? ऑर्गन है। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? ऑर्गन है। ऐसे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या स्टमक आता है? हाँ। लिवर आएगा? हाँ। पेनक्रियाज आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। तो ये सारी क्या है? ऑर्गन्स। यानी कि हर एक ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर के बना है? ऑर्गन से। तो बॉडी किससे मिलकर के बनी थी? ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर के बना? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे मिलकर के बनेगा? तो टिश्यू। ऑर्गन किससे बना होता है? टिश्यू। और टिश्यू किससे मिलकर के बनता है? सेल। सेल के बारे में आप बॉटनी में पढ़ ही रहे हैं। ठीक। यहां पे अपन बात करेंगे सेल के बाद से। यानी कि हम अभी पूरी कहानी की शुरुआत करेंगे अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। अपन शुरुआत करेंगे सबसे पहले टिश्यू से। तो पहले किसकी बात करने वाले हैं? टिश्यू की बात करेंगे। देखिए, जब भी अगर डेफिनेशन आएगी तो डेफिनेशन पर आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि डेफिनेशन क्या कहती है। तो टिश्यू की डेफिनेशन कहती है कि टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। क्या कहा? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। तो किसके साथ या किसे मिला करके? इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस को मिला करके परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। तो टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular substances performing a common function। तो देखो, अगर बच्चों मैं इस डेफिनेशन को सीधे रटूं तो इसको रटना बहुत आसान है, पर अब क्या होगा कि रट के अपना काम नहीं चलता है। अब क्या होगा? क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अपने को बाल की खाल निकालना आनी चाहिए। तो जरा हम इस डेफिनेशन का भी पोस्टमार्टम करते हैं कि डेफिनेशन में क्या क्या बातें कही गई। तो डेफिनेशन में देखिए, सबसे पहले आपने क्या कहा कि ग्रुप किसका? सिमिलर सेल का। सिमिलर सेल का मतलब हुआ समान सेल या असमान? समान क्या समान? इतनी हिंदी तो आती है ना। ठीक। तो समान सेल्स का ग्रुप। अब देखो, जब आप सिमिलैरिटी ढूंढते हैं तो सिमिलैरिटी के लिए हमेशा आपको कुछ क्राइटेरिया ढूंढने होते हैं, जिन क्राइटेरिया के बेसिस पर आप सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी ढूंढेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्लास में ढूंढा कि जितने चश्मे वाले बच्चे हैं उनको एक तरफ करो और बिना चश्मे वालों को एक तरफ कर दो। तो क्या हुआ? सिमिलैरिटी के बेसिस पे दो अलग अलग ग्रुप बन गए। जो ग्रुप बनेगा उसमें बच्चों के बीच में एक सिमिलैरिटी होगी कि सबने चश्मा लगा रखा है, और दूसरे ग्रुप में सिमिलैरिटी होगी किसी ने चश्मा नहीं लगा रखा। ऐसे ही जिन बच्चों ने ये ब्लू कलर वाली टी शर्ट यानी कि यूनिफॉर्म पहनी है और जिनने नहीं पहनी है, उनके भी तो ग्रुप बना सकते हैं, है ना। जो बच्चे मान लो क्रिकेट खेलते हैं और जो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं उनके भी ग्रुप बना सकते हैं। यानी कि जब आप ढूंढते हैं सिमिलैरिटी, तो सिमिलैरिटी के लिए आपको कुछ ना कुछ क्राइटेरिया की जरूरत पड़ती है जिसके बेसिस पर आप सिमिलैरिटी ढूंढेंगे। तो जब मैं कहता हूं कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, तो तुम कहोगे किस मामले में सिमिलर? कहोगे ना। जब मैंने कहा कि सिमिलर सेल, तो किस मामले में सिमिलर? तो अपन जब कहेंगे कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, तो हम यहां तीन क्राइटेरिया देखते हैं। पहला, हम कहते हैं कि जो सेल्स हैं, इन सेल्स का
स्ट्रक्चर सिमिलर होना चाहिए। तो इन सेल्स का क्या सिमिलर होना चाहिए? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सिमिलर होने से यहां पर मतलब क्या है? तो स्ट्रक्चर सिमिलर होने का मतलब है हमारी स्किन में सेल्स है ना? हमारी स्किन भी तो अपने आप में एक टिश्यू है। यहां की सेल्स को अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज देखूं तो सारी सेल्स अपने को कैसे दिखेंगी? सिमिलर। स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखेंगे तो सारी सेल्स हमें कैसे दिखेंगी? सिमिलर। लेट्स से हमारे पास हम मान लेते हैं कि एक टिश्यू है, जिस टिश्यू के अंदर सारी सेल्स कुछ इस तरीके की हैं, ठीक। अब ये सारी सेल्स अगर इस तरीके की हैं तो क्या ये सारी सेल स्ट्रक्चर के मामले में एक दूसरे के सिमिलर हैं? हाँ। तो हमने कहा कि हम टिश्यू उस ग्रुप ऑफ सेल को कहेंगे जिस ग्रुप ऑफ सेल की स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए? सिमिलर। फिर स्ट्रक्चर के बाद दूसरा आपने कहा फंक्शन। अगला क्या सिमिलर होना चाहिए? फंक्शन। वैसे भी अगर आप देखें तो यहां हम एक कॉमन फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, कि हम जिसे टिश्यू कहेंगे उस ग्रुप ऑफ सेल का एक कॉमन फंक्शन यहां पर होना चाहिए। अब देखो फंक्शन को कैसे समझें। तो मैं यहां पर अगर एग्जांपल लूं, जैसे हमारी किडनी में नेफ्रॉन, किडनी में क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में पीसीटी होती है, जानते हैं ना? बताओ जरा पीसीटी का पूरा नाम। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी का पूरा नाम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो पीसीटी में जितनी भी सेल्स पाई जा रही हैं सारी सेल एक्सक्रीशन परफॉर्म कर रही हैं कि नहीं? पीसीटी में पाई जाने वाली सारी सेल्स एक्सक्रीशन परफॉर्म कर रही हैं, तो इसका मतलब हुआ कि इनका फंक्शन सिमिलर है कि नहीं? तो फंक्शन क्या हो गया? सिमिलर। ऐसे ही अगर मैं बात करूं हमारी बोन, बोन भी एक टिश्यू है। बोन के अंदर जितनी सेल्स हैं वो सारी सेल हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही हैं, रिजिडनेस प्रोवाइड कर रही हैं, तो इन सबके फंक्शन क्या हो गए? सिमिलर। तो आपने कहा कि स्ट्रक्चर के अलावा दूसरा सिमिलर क्या होना चाहिए? फंक्शन। तो पहली सिमिलरिटी कहां? स्ट्रक्चर में। दूसरी सिमिलरिटी कहां नहीं चाहिए? फंक्शन में। और तीसरी सिमिलरिटी आप बच्चों यहां ढूंढते हैं ओरिजिन में, कि किस मामले में सिमिलर हो? देन इट इज ओरिजिन। अब ओरिजिन का मतलब क्या है इसको जरा समझेंगे। तो देखो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना? जाइगोट। ये जो जाइगोट बना, इस जाइगोट में फर्दर डेवलपमेंट होता है। हो सकता है आपने आगे की स्टेजेस के नाम सुने हो, जैसे कि आगे मोरुला बनता है। मोरुला के बाद एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला के बाद एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं गैस्टुला। तो जाइगोट से पहले कौन बनता है? मोरुला। मोरुला के बाद क्या बनेगा? ब्लास्टुला। फिर क्या बनता है? गैस्टुला। गैस्टुला स्टेज में सेल्स की 3 लेयर बनती हैं। सेल्स की कितनी लेयर बनेंगी? 3। तो गैस्टुला स्टेज में सेल से लेयर कितनी बनी? 3। अब जो 3 लेयर बनी इनमें सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है इसको हम बच्चों बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या कहा जाएगा? एक्टोडर्म। एक्टो मतलब बाहर, डर्म मतलब लेयर। बीच वाले को बोलते हैं मीसोडर्म। मीसो मतलब मिडिल, डर्म मतलब लेयर। नीचे वाले को बोलते हैं एंडोडर्म। एंडो मतलब अंदर और डर्म का मतलब लेयर। तो क्या होता है? ऐसे करके 3 लेयर्स यहां पर बनती है, ऐसे करके कुछ गोल सी 3 लेयर बनेगी। तो आपने कहा कि एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म ये 3 लेयर बनती हैं। आगे चल करके हमारी बॉडी में आज हमें जितनी भी स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं हर स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इन 3 में से ही किसी न किसी एक लेयर से हुआ होता है। तो वो जिस लेयर से ओरिजिनेट हुआ उसको अपन यहां क्या काउंट करते हैं? ओरिजिन काउंट करते हैं। तो ओरिजिन का मतलब क्या है? जब मैं ओरिजिन कहता हूं तो मैं कह रहा हूं कि गैस्टुला स्टेज में जो 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स बनी, इन जर्म लेयर में कौन सी जर्म लेयर से इस टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहेगा। तो अगला अपन ने क्या रखा? ओरिजिन। फिर से जरा देखो, स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? कि सेल्स की शक्ल सूरत क्या हो? सिमिलर। फंक्शन का मतलब इनका काम सेम होना चाहिए। ओरिजिन, गैस्टुला स्टेज में
सेम जर्म लेयर से ही सारी सेल्स का फॉर्मेशन हुआ हो, तो सेल सिमिलर किस में होनी चाहिए? स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन में। तो पहली बात अपन ने करी है अभी तक कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। आगे हम क्या कह रहे हैं? अलोंग विथ, यानी किसको मिला करके? तो आपने कहा कि इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। किसे मिलाकर के? इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। अब इंटरसेलुलर सब्सटेंस का मतलब क्या है? तो मान लो टिश्यू के अंदर एक सेल ये, दूसरी सेल ये और तीसरी सेल यहां हो, तो अभी इस टिश्यू के अंदर कितनी है? 3। ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स के आसपास यहां पर मान लो कुछ मटेरियल भरा हुआ, सेल्स के आसपास क्या भरा हुआ है? मटेरियल। अब सेल के आसपास जो यहां पर मटेरियल भरा होगा, तो ये मटेरियल बेटा यहां सेल्स के बीच में पाया जा रहा है या सेल के अंदर? सेल के बीच में है कि अंदर? बीच में है ना। कहां पाया जा रहा है? सेल के बीच में, ना कि सेल के अंदर पाया जा रहा है। देखिए, जब आप कहते हैं बीच में और अंदर, तो आपके पास टर्म होती है दो। एक टर्म है इंटर और दूसरी होती है इंट्रा। पहली टर्म कौन सी? इंटर। दूसरी टर्म इंट्रा। इंटर मतलब होता है बीच में, इंट्रा मतलब अंदर। इंटर मतलब बीच में, इंट्रा मतलब अंदर। यहां जो अब ये मटेरियल है, ये मटेरियल ही आपका क्या कहा जाता है? इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहा जाएगा। तो मतलब डेफिनेशन आपसे कह रही है कि जब आप टिश्यू को देखेंगे, तो न केवल आप इन सेल्स के बारे में बात करेंगे जो कि स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन में सिमिलर होनी चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ इन सेल्स के बीच में जो ये मटेरियल भरा है, इस मटेरियल के बारे में भी बात करेंगे। और ये सेल और इसके बीच में भरा हुआ जो मटेरियल है, और इस मटेरियल का सेक्रीशन इन्हीं सेल्स ने किया है, तो ये सेल और इनके बीच में भरे हुए मटेरियल का एक होना चाहिए कॉमन फंक्शन। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या कहेंगे? टिश्यू। मतलब कि जब हम कहते हैं टिश्यू, तो पहले अपन क्या देखते हैं? सेल्स। और दूसरा क्या देखते हैं? कि सेल के बीच में क्या भरा हुआ है। जो सेल हमने देखी, उनके बारे में हमने कहा कि इनका स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन क्या होना चाहिए? सिमिलर। फिर आपने यहां पर कहा कि केवल सेल ही नहीं, सेल के बीच में जो मटेरियल भरा हुआ होगा, वो भी इसी टिश्यू का पार्ट माना जाएगा। उसको भी हम इसी टिश्यू के अंदर काउंट करेंगे। तो क्या आपने को समझ में आया कि टिश्यू की डेफिनेशन क्या कहती है? रिपीट करेंगे। डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular substances performing a common function. तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular substances performing a common function, इसको अपन क्या बोलते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो बताओ, टिश्यू की डेफिनेशन कितने लोगों को भी समझ नहीं आई? आई? एकदम क्लियर? तो ध्यान दें, टिश्यू के बाद अब देखो मैंने क्या कहा था? बॉडी में ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर के बना? ऑर्गन। और ऑर्गन जो है वो किससे मिलकर के बना होता है? टिश्यू। तो सबसे पहला लेवल हुआ टिश्यू। टिश्यू के बाद अगला है आपका ऑर्गन। तो ऑर्गन में आपने कहा कि व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कंबाइन in a specific proportion and pattern to perform a common function. तो देखिए, ऑर्गन की डेफिनेशन में क्या कहा हमने? कहा कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कंबाइन करें एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में, और कंबाइन करके परफॉर्म क्या करें? कॉमन फंक्शन परफॉर्म करें। तो हम इसे क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं। जरा इस डेफिनेशन का भी हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जरा।
सबसे पहले आपने कहा कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। ये जो बात है ये आपको क्या कहती है कि क्या टिश्यू एक ही टाइप का होता है या अलग अलग? अलग अलग। हमारे अंदर टिश्यू पाए जाते हैं 4 टाइप के। टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 4। पहले का नाम है इपिथेलियल टिश्यू। बोलो पहले का नाम। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा। तीसरे का नाम मस्कुलर टिश्यू। तो थर्ड इज। फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। तो टिश्यू कितने टाइप के? 4। पहले का नाम। दूसरा। तीसरा। चौथा। पहले का नाम। तीसरा। चौथा। ध्यान रखना अपने को क्लास में याद करके जाना है, घर जाके याद नहीं करना है, ठीक? तो क्लास में इतनी बार रिवाइज करेंगे कि हमें चीज यहीं के यहीं याद हो जाए, ठीक? घर जाके ठीक है 2-4 बार उलट पलट के देख लिया, बाकी अपने को याद यहीं करके जाना है। सो समझिए, हमने कहा कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कंबाइन करें। जब भाई 4 टाइप के टिश्यू हैं तो ये 4 टाइप के टिश्यू कंबाइन करें। और जब ये कंबाइन कर रहे हैं तो कंबाइन करने में हमने कहा कि स्पेसिफिक प्रपोर्शन। पहली बात क्या कही? स्पेसिफिक प्रपोर्शन। प्रपोर्शन वर्ड का हिंदी मतलब होता है अनुपात। प्रपोर्शन मतलब अनुपात का मतलब हुआ कि किसी भी ऑर्गन के अंदर कितने परसेंट इपिथेलियल टिश्यू है, कितने परसेंट मस्कुलर टिश्यू है, कितने परसेंट नर्वस टिश्यू है और कितने परसेंट कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये इसका क्या हो गया? अनुपात हुआ ना। ये इसका क्या हुआ? प्रपोर्शन हुआ। तो हमने कहा कि किसी भी ऑर्गन के अंदर क्या होगा कि जो अलग अलग टिश्यू हैं, इन टिश्यू का अपना एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन पाया जा रहा होगा। जैसे आप अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं तो मान लो हमने यहां पे एग्जाम्पल लिया अपनी ब्रेन का, ठीक? किसका एग्जाम्पल लिया? ब्रेन। और ब्रेन के अलावा अपन ने एग्जाम्पल ले लिया यहां पे जो बाइसेप मसल पाई जा रही है इसका। तो ये मसल भी अपने आप में एक ऑर्गन हो गई। ब्रेन के अंदर ऑब्वियस सी बात है नर्वस टिश्यू सबसे ज्यादा होगा, मतलब कि अनुपात किसका ज्यादा है? नर्वस टिश्यू का। यहां जो बाइसेप मसल है इस ऑर्गन के अंदर ज्यादा क्या रहेगा? मस्कुलर टिश्यू। तो यहां ज्यादा कौन हुआ? मसल। तो ब्रेन के अंदर प्रपोर्शन किसका ज्यादा? नर्वस टिश्यू का। मस्कुलर मसल के अंदर प्रपोर्शन किसका ज्यादा? मस्कुलर टिश्यू का। दोनों ऑर्गन्स में हर टिश्यू का प्रपोर्शन सेम रहेगा? नहीं, इन दोनों ऑर्गन्स के अंदर हर टिश्यू का प्रपोर्शन सेम नहीं होगा। तो हमने कहा कि हर ऑर्गन के लिए अलग अलग टाइप के टिश्यू का जो प्रपोर्शन होगा वो अलग अलग रहेगा। यानी कि हर ऑर्गन के अंदर इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू का जो अनुपात होगा वो वेरी करेगा, वो बदल जाएगा। तो एक टिश्यू के अंदर अगर आप एक ऑर्गन के अंदर अगर आप इन चारों टिश्यू का अनुपात देखते हैं तो वो अनुपात क्या रहेगा? न केवल प्रपोर्शन है बल्कि साथ ही पैटर्न भी कहा गया है। यानी कि स्पेसिफिक प्रपोर्शन और स्पेसिफिक दो
सो अब जरा देखिए, ऑर्गन के बाद अब अगला अपने पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है बेटा, ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम क्या कहता है या ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या है? तो इसमें कहा कि टू और more organs interact physically and oblique or chemically to perform a specific physiological function. समझेंगे अब जरा इस वाली डेफिनेशन को भी, कि डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है। तो देखिए, पहले क्या कहा गया, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, परफॉर्म क्या करना है, एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। डाइजेशन अपने आप में एक फंक्शन है, ब्रीदिंग अपने आप में एक फंक्शन है, सर्कुलेशन अपने आप में एक फंक्शन है। यानी कि हर ऑर्गन सिस्टम का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है कि नहीं? बताओ, नर्वस सिस्टम का काम क्या होगा? आपकी बॉडी को कंट्रोल करना। आपके अंदर मस्कुलर सिस्टम का काम क्या होगा? मूवमेंट वगैरह कराना, लोकोमोशन कराना। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होगा? तो यह आपके अंदर फूड को डाइजेस्ट करेगा। इम्यून सिस्टम का काम क्या होगा? तो यह आपको बाहर के पैथोजन से इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। तो हमारी बॉडी में जो अलग अलग सिस्टम पाए जा रहे हैं, इन अलग अलग सिस्टम का अपना एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है। ठीक, आप समझिए, दो या उससे ज्यादा ऑर्गन्स कंबाइन करने चाहिए। ठीक, यानी कि एक ऑर्गन सिस्टम के बनने के लिए ऑर्गन्स का नंबर कितना होना चाहिए? दो या उससे ज्यादा। अभी हमने गिना था हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कितनी थी? कितनी थी कि नहीं? कितनी थी? दो। कितनी थी? कितनी? दो। यूरेटर था, नंबर कितना? यूरिनरी ब्लैडर का नंबर और यूरिथ्रा का नंबर। क्या ये एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऑर्गन से बना कि एक से ज्यादा ऑर्गन से? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले बक्कल कैविटी आती है, फेरिंग्स आता है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इधर आपका लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, सलाइवरी ग्लैंड है। ये सारी चीजें मिलकर के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन से बना के एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। यानी कि ऑर्गन सिस्टम बनने के लिए ऑर्गन्स का नंबर दो या उससे ज्यादा होना चाहिए। अब ये जो ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है। इंटरेक्ट का मतलब होता है बातचीत। इंटरेक्ट का मतलब क्या हुआ? बातचीत। ठीक, बातचीत का मतलब हुआ कि अगर मैं जो कुछ कहूं वो तुमने सुना, तुमने जो कुछ कहा वो मैंने सुना, तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन कहते हैं। और एक कंडीशन होती है लेक्चर। लेक्चर में जैसे मान लो अगर कोई भी नेता आया, नेताजी आए, नेताजी ने भाषण दिया, नेताजी चले गए, क्या नेताजी ने तुम्हारी सुनी कि तुमने क्या कहा? नहीं, तो वो इंटरेक्शन नहीं है। एक ऑर्गन जो कहे वो दूसरे को सुनना चाहिए और दूसरे ने जो कहा वो पहले को सुनना चाहिए। तो अब यहां पर कहा कि ये जो ऑर्गन्स हैं इंटरेक्ट करें, आपस में जुड़े हो। कैसे? तो पहले कहा फिजिकली। पहले कैसे जुड़े होने चाहिए? फिजिकली। क्या किडनी और यूरेटर आपस में जुड़े होते हैं? हाँ कि नहीं? जुड़े होते हैं ना। क्या यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ता है? क्या यूरिनरी ब्लैडर यूरिथ्रा से जुड़ती है? क्या किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा में फिजिकल इंटरेक्शन है? साथ में देखिए, फिजिकली। फिर क्या कहा? पहले पढ़ते हैं ये और केमिकली, यानी कि एक और इंटरेक्शन कैसा होता है? केमिकल। तो एक और इंटरेक्शन कैसा हुआ? केमिकल। अब केमिकल इंटरेक्शन को समझें तो देखिए, ये आपके पास ग्लैंड है पिट्यूटरी।
ग्लैंड कौन सी आ गई बेटा? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी आप जानते हैं मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है? पिट्यूटरी से आता है एक हार्मोन जिसका नाम है टीएसएच। कौन सा हार्मोन आता है? टीएसएच। पूरा नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो टीएसएच है ये जाकर के काम करता है थायराइड पर। किस पर काम करता है? थायराइड पर। और थायराइड इन टर्न यहां पर बनाता है दो हार्मोन, एक का नाम होता है T3 और एक का नाम होता है T4। इसमें से जो T4 है इसको कहा जाता है थायरोक्सिन। T4 का नाम क्या होता है बच्चों? थायरोक्सिन नाम होता है। तो ये नाम तो आपने सुना होगा अच्छे से। अब आप देखिए, क्या पिट्यूटरी थायराइड के साथ फिजिकली जुड़ी हुई है? हाँ या नहीं? समझो, पिट्यूटरी कहां? ब्रेन के पास। थायराइड कहां? गले पे। क्या दोनों के बीच में कोई फिजिकल इंटरेक्शन है? नहीं। पिट्यूटरी ने बनाया हार्मोन, रिलीज कहां किया? ब्लड में। हार्मोन कहां पहुंचा? थायराइड पर। और थायराइड की एक्टिविटी को रेगुलेट किया। तो क्या पिट्यूटरी और थायराइड के बीच में इंटरेक्शन हुआ? यस। अब देखो, इंटरेक्शन हमने कहा था कि जब अगर कम्युनिकेशन टू वे हो तो इंटरेक्शन होता है। अब देखिए, ये जो T3 और T4 हैं इनका लेवल क्या हुआ? बढ़ा। तो T3 और T4 का लेवल क्या हुआ बच्चों? बढ़ा। जैसे ही T3 और T4 का लेवल बढ़ेगा तो T3 और T4 का लेवल बढ़ते ही ये देते हैं नेगेटिव फीडबैक। क्या देते हैं बेटा? नेगेटिव फीडबैक देते हैं। तो इन्होंने क्या किया? नेगेटिव फीडबैक दिया। ये नेगेटिव फीडबैक जाकर के मिलता है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी इन टर्न क्या करती है? टीएसएच का प्रोडक्शन कम कर देती है। मतलब कि समझना, पिट्यूटरी ने टीएसएच के रूप में जो कुछ कहा, क्या उसे थायराइड ने सुना? हाँ। थायराइड ने T3 T4 के रूप में जो कुछ कहा, क्या उसे पिट्यूटरी ने सुना? हाँ। तो इसका मतलब है इंटरेक्शन दोनों तरफ से हो रहा है ना, बातचीत दोनों तरफ से चल रही है। तो हमने कहा कि यहां पर बातचीत दोनों तरफ से होनी चाहिए। तो पहला इंटरेक्शन कैसा होता है? फिजिकल। दूसरा इंटरेक्शन कैसा है? केमिकल। साथ में आगे समझिए, एनसीईआरटी एक और बात कहती है, जहां एनसीईआरटी ने कहा कि फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन। एक और इंटरेक्शन कैसा होगा? फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन। यानी कि फिजिकल इंटरेक्शन भी हो और केमिकल इंटरेक्शन भी होना चाहिए। तो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन का एग्जांपल आपको मिलता है कि ये है आपका स्टमक। ये बच्चों क्या हो गया? स्टमक। ठीक। स्टमक के बाद ये हो गया ड्यूडेनम। तो इसका नाम क्या है? स्टमक। इसका नाम ड्यूडेनम। क्या स्टमक और ड्यूडेनम आपस में जुड़े होते हैं? हाँ। फूड स्टमक से ड्यूडेनम के अंदर ही जाता है। क्या यहां फिजिकल इंटरेक्शन है ना? फिजिकली आपस में जुड़े हैं, तो इसका मतलब है फिजिकल इंटरेक्शन यहां पर। अब आप देखिए, क्या होता है कि जैसे ही फूड का स्टमक में डाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन के बाद ये फूड जाकर के जब पहुंचता है ड्यूडेनम में, ठीक, तो फूड अभी कहां है? ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम यहां से एक हार्मोन सेक्रेट करती है, जिस हार्मोन का नाम होता है जीआईपी। ठीक। हार्मोन का नाम क्या होता है? जीआईपी। हम डिटेल में आगे डाइजेशन वाले चैप्टर में बात करेंगे। तो यहां से एक हार्मोन आता है जीआईपी। जीआईपी हार्मोन जाकर के स्टमक को बोलता है कि तुमको अब काम नहीं करना है, यानी कि तुम्हें अपना काम कर देना है अब बंद। जीआईपी ने जाकर के क्या बोला स्टमक को कि अब तुम अपना काम मत करो। तो बेसिकली क्यों ऐसा कहा समझिए। स्टमक जो है ये बेटा जो जूस बनाता है वो एसिडिक होता है, और ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता है कि मीडियम कैसा होता है? एल्कलाइन होता है। तो इसका मतलब हुआ कि स्टमक जितना ज्यादा काम करेगा वो यहाँ के पीएच को उतना ही ज्यादा बिगाड़ेगा। तो स्टमक को काम करने से रोकना है। तो स्टमक को काम करने से रोकने के लिए ड्यूडेनम ने एक हार्मोन सेक्रेट किया, और जो हार्मोन है इसका नाम क्या है? जीआईपी।
पूरा नाम होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड कहा जाता है। ये जाकर के काम करता है स्टमक पर और स्टमक की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, स्टमक की एक्टिविटी को रोक देता है। तो क्या इनके बीच में एक केमिकल इंटरेक्शन है? हाँ, हमें यहां फिजिकल इंटरेक्शन भी दिखाई दिया और केमिकल इंटरेक्शन भी दिखाई दिया। तो डेफिनेशन को फिर से पढ़ेंगे। डेफिनेशन ने कहा था कि दो या उससे ज्यादा ऑर्गन्स, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है या तो फिजिकल हो या केमिकल हो, या फिजिकल और केमिकल दोनों इंटरेक्शन हो, और उसके बाद परफॉर्म क्या करें, एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो हम इसे क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो एक ऑर्गन एक टाइप की टिश्यू से बनता है कि एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। यहां जो टिश्यू होने चाहिए वो सेम या अलग अलग? अलग अलग, डिफरेंट टाइप लिखा है ना। ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गन से बनता है कि एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। जो ऑर्गन्स हैं इनके बीच में इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए? या तो फिजिकल या केमिकल, या फिजिकल और केमिकल दोनों। मेन बात यह है कि चाहे टिश्यू हो या ऑर्गन हो या ऑर्गन सिस्टम हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि कॉमन फंक्शन परफॉर्म होना जरूरी है। अगर ये कॉमन फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारी बॉडी में बनता ही नहीं है। तो क्या आपने को ये तीन डेफिनेशन समझ में आई? क्लियर? एनसीईआरटी का दूसरा पैराग्राफ आपसे यहां तक की बात करता है। एक बार फटाफट इसको लिखेंगे, फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे। फिजियोलॉजिकल मतलब हुआ कि हमारी बॉडी को बेटा चलाए रखने के लिए जितनी भी प्रोसेसेस हैं, ठीक, उन सारी प्रोसेसेस को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। ठीक, जैसे डाइजेशन है वो हमारी फिजियोलॉजी में आता है, रेस्पिरेशन है वो फिजियोलॉजी में आ रहा है। तो डाइजेशन हमारा एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन हुआ ना, कि हमारी बॉडी को चलाए रखने के लिए हमें डाइजेशन की आवश्यकता है। अगर डाइजेशन नहीं होगा तो हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो हमने डाइजेशन को एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन कह दिया। लाइफ प्रोसेसेस जो हैं उसमें अलग अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि लाइफ। ठीक, जो लाइफ है वो हमारे अंदर तब संभव है जब अलग अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शन सही तरीके से काम कर रहे हो, तब हमारी लाइफ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी कार है, ठीक, हमारी कार सही तरीके से चले या सही तरीके से काम करे, इसके लिए उसका इंजन सही काम करना चाहिए, उसके टायर सही होने चाहिए, उसका ब्रेक सही होना चाहिए, उसका जो गेट लॉक करते हैं वो लॉक करने वाला सिस्टम सही तरीके से काम करना चाहिए, लाइट सही तरीके से काम करनी चाहिए। तो मतलब कि अलग अलग जो फंक्शन है वो जब सही तरीके से काम करेंगे तो कार सही तरीके से काम करेगी। तो वैसे ही लाइफ क्या है? कार। और फिर इसके जो अलग अलग फंक्शन है, तो एक डाइजेशन हो गया, एक रेस्पिरेशन हो गया, एक सर्कुलेशन हुआ, एक एक्सक्रीशन हुआ। तो इन सबके सम टोटल को मिलाकर के अपन ने कहा कि ये लाइफ फंक्शन। ठीक, अभी इस वाली स्लाइड पे सबने लिख लिया? कितने बच्चों को बचा? कितने बच्चों को बचा? शर्माना नहीं है। हाँ, तो फटाफट लिखो। पहले जो दावत होती थी तो उनमें क्या होता था, वो पत्तल वाली दावत होती थी। ठीक, तो उसमें जितने लोग शर्माते थे ना भूखे ही रह जाते थे। तो ऐसे ही क्लास पत्तल वाली दावत है, शर्माओगे तो भूखे तुम रह जाओगे। हाँ, तो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। नहीं, पर इतना ज्यादा ही मत खा जाना कि इंडाइजेशन हो जाए, ये भी जरूरी है।
आगे बढ़ें। देखिए, अब बच्चों अपन बढ़ते हैं आगे, यानी कि एनसीईआरटी के अब सेकेंड पैराग्राफ के बाद जहां एनसीईआरटी ने एनिमल टिश्यू कहा है वहां से अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब आप बात करते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में, तो देखो यहां बेटा मैंने एनिमल लिखा है कि ह्यूमन, एनिमल लिखा ना, यानी कि हम बात कर रहे हैं सारे एनिमल्स के बारे में। सारे एनिमल्स के अंदर जो टिश्यू हैं ये कुल मिलाकर के 4 तरीके के पाए जाते हैं। यहां देखिए एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है बड़ी इंपॉर्टेंट, जहां पे एनसीईआरटी लिखती है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो एनसीईआरटी ने क्या कहा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी करती है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। समझिएगा, सेल्स की, ठीक, जो स्ट्रक्चर है वो किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, फंक्शन के अकॉर्डिंग। यानी कि वेरी क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर या फंक्शन, स्ट्रक्चर किसके अकॉर्डिंग वेरी करती है, फंक्शन। यानी कि महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो ये है फंक्शन क्या है, ठीक। यानी कि जब हमारा इवोल्यूशन हुआ भाई, यूनिसेलुलर से जब मल्टीसेलुलर और मल्टीसेलुलर से जब इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने, तो सबसे पहले देखा ये गया कि भाई ये पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक। अब इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्ट्रक्चर में जो जो चीजों की आवश्यकता हो उन चीजों को इवॉल्व किया जाए, उन चीजों को लाया जाए। यानी कि कैरेक्टर्स आए वो कैरेक्टर अकॉर्डिंग आए हैं, फंक्शन के अकॉर्डिंग। यानी कि वेरी कौन करता है, स्ट्रक्चर किसके अकॉर्डिंग वेरी करती है, फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो ध्यान दें, अगर स्टेटमेंट मैं आपको लिख करके दूं कि फंक्शन ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, तो वो स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। यानी कि बेस क्या है, फंक्शन, वो अपने को ध्यान रखना है, बेस क्या है, फंक्शन। यानी कि जब भी हमारा इवोल्यूशन हुआ है तो इवोल्यूशन में पहले देखा गया कि आवश्यकताएं क्या है, हमें करना क्या है। जैसे हमारे जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे वो दोनों हाथ और दोनों पैर पे चलते थे। बाद में हमारी आवश्यकता थी कि हमें भाई चीजों को पकड़ना था, हमें शिकार करना था, या इन सारी चीजों के लिए हमें अपने 2 हाथ चाहिए थे फ्री। तो इसके लिए ये क्या था, फंक्शन था ना, ये फंक्शन की आवश्यकता। उसके हिसाब से हमारी स्ट्रक्चर चेंज हुई कि हमारे जो लोअर लेग हैं यानी कि हमारे हाइंड लिम्स है वो लंबे हो गए, हमारे पैर के तलवे थोड़े से बड़े हो गए जिससे हमारा बॉडी बैलेंस अच्छे से बने। हमारे अंदर क्या हुआ, पटेला बोन आ गई। पटेला बोन की वजह से क्या है कि जब हम खड़े होते हैं तो हमारे नीज लॉक हो जाते हैं, हमें कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती खड़े होते हैं। तो यानी कि स्ट्रक्चर इवॉल्व हुई बाद में, फंक्शन आया पहले। कहीं ना कहीं पूर्वजों ने पहले थोड़ा थोड़ा कोशिश किया होगा ना कि भाई आगे के पैर, जो हाथ हैं इनको हम फ्री रखने की कोशिश करें, तभी तो इवोल्यूशन के दौरान हमारे अंदर ये कैरेक्टर आया। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स
वेरी किसके अकॉर्डिंग करती है? फंक्शन के अकॉर्डिंग। अब देखो, अगर अलग अलग सेल्स के फंक्शन अलग अलग होंगे और इस वजह से अलग अलग सेल के स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे, तो क्या टिश्यू अलग अलग नहीं हो जाएंगे? हाँ, ध्यान दें, आपने टिश्यू की डेफिनेशन में कहा है कि टिश्यू ऐसी सेल्स का ग्रुप है जो कि स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन में सिमिलर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहां पर अगर देखें कि जब अगर फंक्शन वेरी करेंगे तो फंक्शन के वेरी करने के हिसाब से स्ट्रक्चर भी वेरी करेगी। तो मतलब कि कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर वाली सेल्स का ग्रुप ये हो गया, कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर वाली सेल्स का ग्रुप ये हुआ, कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर वाली सेल्स का ग्रुप ये हो गया। इस तरीके से क्या हुआ? तीन अलग अलग तरीके के टिश्यू इवॉल्व हो जाएंगे ना। तो हमने कहा क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी करती है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, इसलिए एनिमल टिश्यू को क्लासिफाई किया जा सकता है चार टाइप में। कितने टाइप का होता है? चार। पहला टाइप जिसको बोलते हैं इपीथीलियल टिश्यू, पहले टाइप के टिश्यू का नाम इपीथीलियल टिश्यू। दूसरे टाइप का टिश्यू कहा जाता है कनेक्टिव। तो दूसरे टाइप का टिश्यू कौन सा हुआ बेटा? कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा हो जाता है मस्कुलर टिश्यू, और चौथे का नाम अभी हमने क्या लिया था? नर्वस टिश्यू। तो टिश्यू कितने टाइप के? चार। अब ये टिश्यू के चार टाइप क्यों हुए? क्योंकि आपने कहा कि इन टिश्यू की जो सेल्स होंगी, इन सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन अकॉर्डिंगली क्या करेंगे? वेरी, या अलग अलग होंगे। तो इसीलिए आपने कहा कि एनिमल टिश्यू के कितने टाइप हैं? चार। अब ये जो चार टाइप के टिश्यू हैं, इनमें सबसे पहली बात आती है कि स्ट्रक्चर अलग अलग होनी चाहिए। एनसीईआरटी में जिस पेज पर अभी आप देख रहे हैं, उसके जस्ट अपोजिट वाले पेज पर देखो, यहां पे आपको कुछ टिश्यू दिखाए गए हैं। इन टिश्यू का डायग्राम एक बार आप देखें, फिर अगला पन्ना पलटें, अगले पन्ने पर फिर राइट हैंड वाले पेज पर कुछ डायग्राम आपको दिए हैं, इनको जरा देखें, फिर अगला पन्ना पलटें, फिर अगले पन्ने पर ऊपर आपको तीन डायग्राम दिए गए हैं, उनको देखें, और फिर इसके बाद इसी पेज पर नीचे आपको एक डायग्राम दिया गया है, इसको आप देखें। तो यहां पर सबसे पहले जो आपने देखा वो था एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद जो देखा वो था कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद जो देखा वो है मस्कुलर टिश्यू, और सबसे लास्ट में जो तुमने देखा वो था नर्वस टिश्यू। क्या इन चार टिश्यू की स्ट्रक्चर तुमको सेम दिखाई दी कि अलग अलग? सबकी स्ट्रक्चर अलग अलग। अब देखिए, जब हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू करता क्या है, तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम कहते हैं कि ये प्रोटेक्ट या कवरिंग प्रोवाइड करता है। इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये कवरिंग प्रोवाइड करना इसका काम है। जैसे हमारी पूरी पर ऊपर की तरफ स्किन है, जो स्किन है ये बनी हुई है एपिथेलियल टिश्यू से। किससे बना है? एपिथेलियल टिश्यू। तो ये एपिथेलियल टिश्यू आपकी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं? तो एपिथेलियल टिश्यू ने आपको क्या प्रोवाइड किया? प्रोटेक्शन। फिर आपने कहा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आपकी बॉडी में अलग अलग स्ट्रक्चर्स को आपस में लिंक करता है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो लिंक करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना काम किसका है? कनेक्टिव टिश्यू का। जैसे कि आप देखो, हमारे अंदर जो ब्लड है, हमारे अंदर जो ब्लड है ये किसके अंदर आता है? तो ब्लड आता है बेटा कनेक्टिव टिश्यू में। ब्लड किसके अंदर आता है? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। तो ब्लड के बारे में हमने कहा कि आता है कनेक्टिव टिश्यू में। अब देखो, हमारी एलिमेंट्री कैनाल ने जो फूड अब्सॉर्ब किया वो किसके पास गया? ब्लड के पास। और ब्लड ने ही इस फूड को मेरी इंडेक्स फिंगर में, यहां पे जो सेल है इस सेल के पास पहुंचाया। तो यहां की सेल को यहां की सेल के साथ जोड़ना काम किसने किया? ब्लड ने। तो क्या कनेक्ट किया? यस, सपोर्ट। अभी मेरी बॉडी का जो शेप एंड साइज है, या तुम्हारी बॉडी का शेप एंड साइज है, वो बोन की वजह से है कि नहीं? सोचो, अगर बॉडी में बोन नहीं होती तो हमारा शेप एंड साइज ऐसा होता क्या? नहीं। मतलब बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना कौन कर रहा है? कनेक्टिव टिश्यू।
क्या इपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन सेम है? नहीं। अगर फंक्शन सेम नहीं है तो क्या स्ट्रक्चर सेम हो सकती है? नहीं, स्ट्रक्चर भी यहां सेम नहीं हो सकती। ऐसे ही आप देखिए, मस्कुलर टिश्यू जो है, ये मस्कुलर टिश्यू में होता है कॉन्ट्रैक्शन। मस्कुलर टिश्यू के अंदर बच्चों क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है छोटा हो जाना। यानी कि मान लेते हैं ये एक मसल है, ये क्या है? मसल। जब इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पहले मान लो इसकी लंबाई थी 6 सेंटीमीटर, तो फिर बाद में लंबाई घट के रह जाएगी 4 सेंटीमीटर। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जनरेट होता है फोर्स। इसकी वजह से जनरेट क्या होता है? फोर्स, जो कि आपके अंदर कराता है मूवमेंट। अब वो मूवमेंट चाहे आपकी एलिमेंट्री कैनाल में फूड का हो, या आपके लंग्स में एयर का मूवमेंट हो, या आपकी बॉडी का खुद पूरा मूवमेंट हो, जिसको हम लोकोमोशन कहते हैं, इस सब के लिए फोर्स कौन जनरेट करता है? तो ये पूरा काम होता है मसल का। तो मसल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मूवमेंट हुआ, और मूवमेंट के साथ यहां पर क्या होता है? लोकोमोशन होता है। तो ये आपको प्रोवाइड कौन कर रहा है? मस्कुलर टिश्यू ने प्रोवाइड किया। तो क्या मस्कुलर टिश्यू का काम बाकी दो के सिमिलर रहा? नहीं, बाकी से क्या हो गया? अलग। फिर आपने कहा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का काम है कि आपकी बॉडी को कंट्रोल प्रोवाइड करता है, और आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन जो है, ये कोऑर्डिनेशन लेकर के आता है। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपकी बॉडी को प्रोवाइड करना, ये काम कौन करता है? नर्वस टिश्यू। तो ये आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करेगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। तो बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना, ये काम कौन कर रहा है? नर्वस टिश्यू। कॉन्ट्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? मस्कुलर। लिंकिंग और सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्शन या कवरिंग प्रोवाइड करना काम किसका? एपिथेलियल टिश्यू का। तो चारों टाइप के टिश्यू के फंक्शन क्या है? डिफरेंट। इसीलिए इनकी स्ट्रक्चर भी क्या है? डिफरेंट। तो हमारे पास टिश्यू के टाइप कितने हुए? 4। चाहे एनिमल कितना ही सिंपल क्यों ना हो, और एनिमल कितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, सारे एनिमल्स की बॉडी केवल यही 4 टाइप के टिश्यू से बनती है। हाइड्रा की बॉडी में भी ये 4 टाइप के टिश्यू हैं, और हमारी बॉडी के अंदर भी ये 4 टाइप के टिश्यू हैं। भले ही हाइड्रा में सेल्स का नंबर हजारों में हो और हमारे अंदर बिलियंस में हो, पर क्या टाइप ऑफ टिश्यू वेरी करता है? नहीं, टाइप ऑफ टिश्यू वेरी नहीं करता। ये टिश्यू 4 ही टाइप के होते हैं। अब इनमें से हमें पहले जो बात करनी है, वो अपने को बच्चे बात करनी है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो हम अब यहां बात करेंगे अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। तो देखिए, मैंने जैसा आपसे शुरू में ही कहा कि हर टर्म का मतलब समझो कि टर्म कहना क्या चाहती है। तो हमने कहा कि एपिथेलियल वर्ड में 2 वर्ड हैं। पहला है इपी। इपी का मतलब होता है ओवर, और दूसरा वर्ड है थीलिया। इसका मतलब होता है ग्रोथ। तो इपी मतलब क्या हुआ? ओवर। और थीलिया मतलब क्या हुआ? ग्रोथ। एक ऐसा टिश्यू जो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता हो, उसको क्या बोलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। समझना, आपके हाथ में जो ये स्किन है, ये स्किन आपके हाथ के अंदर का जितना भी टिश्यू है, उसके ऊपर ग्रो करी है कि नहीं? तो ये एपिथेलियल टिश्यू कही जानी चाहिए कि नहीं? है ना? तो एपिथेलियल टिश्यू हम उसको बोलते हैं जो कि किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता हो। ध्यान रखेंगे, इट इज फॉर्म्ड फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो जब बच्चे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर सबसे पहला जो टिश्यू बनता है वो एपिथेलियल टिश्यू होता है। यानी कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था, गैस्ट्रुला वगैरह बना था, उसके बाद जब एम्ब्रियो बनना शुरू हुआ, तो सबसे पहले जो टिश्यू बना वो कौन सा था? एपिथेलियल टिश्यू।
न केवल एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले बनता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, बल्कि इवोल्यूशन के दौरान भी सबसे पहला जो टिश्यू इवॉल्व हुआ था वो एपिथेलियल टिश्यू ही था जो सबसे पहले इवॉल्व हुआ। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसके अंदर ध्यान रखेंगे कि इट हैज हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। इसमें क्या मौजूद होता है बेटा? हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन यहां पर पाया जाता है। हाई पावर ऑफ रीजनरेशन को आप कह सकते हैं कि यहां पर रेट ऑफ सेल डिवीजन काफी ज्यादा होती है। तो रेट ऑफ सेल डिवीजन यहां पर क्या है? हाई है। तो आपने कहा रेट ऑफ सेल डिवीजन हाई है, बात को समझिएगा। यहां पे तुमने क्या कहा कि ये प्रोटेक्शन, ये कवरिंग प्रोवाइड करती है। ये क्या करेगा? प्रोटेक्शन या कवरिंग प्रोवाइड करेगा। जब ये प्रोटेक्शन या कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि सबसे बाहर की तरफ यही होगा, सबसे बाहर की तरफ ये होगा। लाइकवाइज मैं मान लेता हूं जैसे ग्लास स्टील का बना है ना? ग्लास पर मैं बाहर की तरफ व्हाइट पेंट कर दूं तो अब वो जो व्हाइट पेंट की लेयर है वो क्या ग्लास को प्रोटेक्ट कर रही है? यस। क्या ग्लास की कवरिंग है? यस। अब उसके बाद में इस ग्लास को लेकर के अगर मैं ऐसे कहीं भी टकराता हूं या रब करता हूं तो डैमेज कौन होगा? पेंट की स्टील। जो डैमेज होगा ज्यादा उसके अंदर सेल डिवीजन होना चाहिए ज्यादा। जो डैमेज होगा ज्यादा उसके अंदर रीजनरेशन होना चाहिए ज्यादा। क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है तो इसके अंदर डैमेज और वियर एंड टियर भी होता है ज्यादा। वियर एंड टियर क्योंकि हो रहा है ज्यादा तो इसलिए पावर ऑफ रीजनरेशन भी होनी चाहिए ज्यादा। पावर ऑफ रीजनरेशन के ज्यादा होने का मतलब हुआ कि सेल डिवीजन की रेट भी हो ज्यादा। और जितना ज्यादा सेल डिवीजन होगा, ध्यान देंगे, सेल डिवीजन में गलतियां होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। जितना ज्यादा सेल डिवीजन उसके अंदर गलती होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। मान लो तुम दिन भर में 20 काम करते हो तो कहीं कहीं कुछ कुछ गलतियां होंगी। तुम दिन भर में काम करो एक, गलती होने की संभावना उतनी ही कम। सेल डिवीजन की गलती को हम कहते हैं कैंसर। सेल डिवीजन में जब गलती होती है तो उसी गलती वाली बीमारी का नाम होता है कैंसर। तो यही वजह है कि जितने भी कैंसर आज हम जानते हैं उनमें से 80% कैंसर अकेले एपिथेलियल टिश्यू में होते हैं। कारण यहां सेल डिवीजन की रेट बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा सेल डिवीजन होगा उसमें गलती होने की संभावनाएं भी उतनी ही ज्यादा होंगी। तो कैंसर होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा रहेंगे। तो हमने कहा कि पावर ऑफ रीजनरेशन ज्यादा कहां है? एपिथेलियल टिश्यू के पास। तो दूसरी बात अपने को समझ में आ गई। अब यहां देखिए ये जो एपिथेलियल टिश्यू है यहां पर हम कहते हैं कि सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। सेल्स आर क्लोजली पैक्ड with little or no intercellular space। कि सेल्स यहां पे क्लोजली पैक्ड हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस या तो बहुत कम पाया जाता है या फिर इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं है। इस बात को जरा लिख देंगे फिर मैं से समझाता हूं कि यहां मैं क्या कह रहा हूं।
बढ़े। देखिए आपने क्या कहा बेटा अभी कि सेल्स क्लोजली पैक्ड, ठीक। क्लोजली पैक्ड का मतलब क्या हुआ, पास पास में कि दूर दूर, पास पास में। तो जब आप कहते हैं कि सेल्स क्लोजली पैक्ड हैं तो इसका मतलब हुआ कि सेल्स को कुछ इस तरीके से अरेंज होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि सेल्स पास पास में हैं। जैसे कि आजकल शहरों में जो हमारे घर बने हैं, ये घर ऐसे ही है ना, क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से घरों के बीच में वेंटिलेशन के लिए जगह नहीं है, और अपने को क्या लगता है, गर्मी। गांव में जाए, क्या गांव में घर क्लोजली पैक्ड होते हैं? नहीं। गांव में घर क्या है, दूर दूर, तो वेंटिलेशन प्रॉपर होता है, बढ़िया हवा लगती है। तो ऐसे ही आपने क्या कहा कि सेल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड। तो पहली बात यहां से हमें समझ में आई कि सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। अगर ये सेल बेटा एक दूसरे के जितने ज्यादा पास पास होंगे, इनके बीच में स्पेस भी उतना ही कम होगा, इनके बीच में स्पेस भी उतना ही कम होगा। और भाई बीच में स्पेस जितना कम होगा तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के लिए जगह भी उतनी ही कम मिलेगी, है ना। तो इसीलिए अपन ने क्या कहा, लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेस। तो इंटरसेलुलर स्पेस यहां पर बहुत कम है, तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, ये इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी तो बहुत कम पाया जाएगा। तो अपन कहेंगे कि या तो लेस या फिर एब्सेंट। तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस क्या हुआ, या तो बहुत कम हो गया या फिर क्या हुआ, एब्सेंट। अब समझना, जब अगर सेल्स के बीच में जगह है ही नहीं, सेल्स के बीच में जगह है ही नहीं, तो सेल के बीच में जगह न होने पर क्या यहां ब्लड वेसल्स पाई जा सकती हैं? नहीं। भाई ब्लड वेसल को भी अगर आप यहां से निकालोगे तो उसके लिए जगह देनी पड़ेगी कि नहीं। अगर यहां ब्लड वेसल नहीं हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि सेल्स क्लोजली पैक्ड है। तो इसका मतलब हुआ कि एपिथेलियल टिश्यू वैस्कुलर हुआ कि एवैस्कुलर, वैस्कुलर हुआ कि एवैस्कुलर, एवैस्कुलर हुआ ना। तो अपन ने कहा कि यहां पर क्या रहेगा कि ब्लड वेसल्स एब्सेंट। तो ब्लड वेसल्स यहां पर क्योंकि एब्सेंट हैं, तो ब्लड वेसल्स के एब्सेंट होने की वजह से ये कैसा हो गया बेटा, ए वैस्कुलर हुआ। ब्लड वेसल एब्सेंट होने की वजह से क्या हुआ, ए वैस्कुलर। तो ये टिश्यू आपका कैसा हो गया, ए वैस्कुलर हुआ। ए वैस्कुलर होने के अलावा फिर आप अगला देखिए, क्या यहां पे सेल एक यूनिफॉर्म लेयर के फॉर्म में अरेंज्ड है ना। तो आपने क्या कहा कि सेल्स आर अरेंज्ड एज यूनिफॉर्म लेयर। सेल्स किसके फॉर्म में अरेंज्ड हैं, यूनिफॉर्म लेयर के फॉर्म में अरेंज्ड हैं। तो आपने कहा कि सेल्स बेटा अरेंज रहेंगी यूनिफॉर्म लेयर के फॉर्म में। तो यहां पर सेल्स किसके फॉर्म में अरेंज्ड हैं, यूनिफॉर्म लेयर के फॉर्म में यहां अरेंज रहेंगी। तो सेल्स एक लेयर के फॉर्म में पाई जाती हैं। अब यहां बात आती है कि भाई जब अगर इसके पास ब्लड वेसल नहीं है तो इसको खाना कहां से मिलेगा, ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, इस सेल के पास जो वेस्ट मटेरियल बनेंगे वो बाहर कैसे जाएंगे। तो उसको बाहर जाने के लिए अरेंजमेंट ये है कि एपिथेलियल टिश्यू हमेशा कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर पाया जाता है। कहां मौजूद होता है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। तो ये हमेशा इसके नीचे की तरफ लेयर किसकी पाई जा रही होगी, कनेक्टिव टिश्यू की। और वो जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके पास ये सारी चीजें मौजूद होंगी, यानी कि ब्लड वेसल पाई जा रही है। तो ब्लड से जो भी फूड था कनेक्टिव टिश्यू के पास आया, उससे इसके पास चला गया। जो वेस्ट मटेरियल इसने बनाया वो कनेक्टिव टिश्यू के पास आया, वहां से ब्लड के पास चला गया। यानी कि एपिथेलियल टिश्यू हमेशा रेस्ट किसके ऊपर करेगा, किसके ऊपर मौजूद होगा, तो आप कहेंगे कि यह हमेशा कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट होगा। तो अब कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर कैसे प्रेजेंट रहेगा, यहां बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है,
वो सारी चीजें अपन बात करेंगे कल। अभी अपन ने जितना पढ़ा, क्या हमें इतनी बात समझ में आई? इसमें कहीं कंफ्यूजन? के पहले 2 पैराग्राफ वर्ड बाय वर्ड अपन पढ़ेंगे खूब अच्छे से, ठीक। और फिर उसके बाद अगला पेज कम से कम हम एनसीईआरटी का एक बार रीड करके आएंगे। हर क्लास में आदत डालें कि क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाने वाला है उन चीजों को आपने एटलीस्ट एक बार पहले पढ़ रखा हो, जिससे कि आपको चीजों को कनेक्ट करने में, लिंक करने में थोड़ी सी आसानी रहे, ठीक। ओके, चलिए अब मिलते हैं कल। हाँ बेटा। हाँ, कनेक्टिव टिश्यू से इपिथेलियल टिश्यू के पास डिफ्यूजन के थ्रू। क्या हुआ? एंड क्लास? कोई नहीं, वैसे ही हो जाएगी अपने आप।